फतेहपुर सीकरी में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बारे में आपको खबर होगी। अगर खबर नहीं है तो आपको खबर जरूर पता करनी चाहिए। कितना दर्दनाक हादसा आखिर कैसे हुआ, कैसे 3 सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है और सिस्टम और साथ में समाज खामोश रहता है। पूरी खबर पर आप बने रहें। पूरी खबर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि समाज और सरकार किस तरह से संवेदनहीन है। जी हां, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं। आप चैनल पर पहली दफा आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी हां, हमने आपसे बात कही कि फतेहपुर सीकरी में 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत होती है और वे अपने परिवार के इकलौते वारिस थे, कमाने वाले। उनके पीछे बूढ़े माँ बाप, बच्चे दर बदर भटकते हैं कि अब हमारे पिता कैसे वापस आएंगे। सरकार किस तरह से संवेदनहीन होती है, मानवता नहीं दिखाती। जिस तरह से भ्रष्टाचार संलिप्त है हमारे नगर निकायों में। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बीकानेर की जो आईएएस हैं इस समय वर्तमान में टीना डाभी खुद हाथ में झाड़ू लेकर निकली और पूरे बीकानेर को सफाई करने के लिए। जी हां, और साथ में जब एक आईएएस से कलेक्टर निकलता है तो उसके साथ में पूरा सरकारी अमला भी निकलता है। डर है, खौफ है कि कहीं मैडम आदेश ना दे दें, कहीं सस्पेंड ना कर दें, कहीं उन पर बड़ी कार्रवाई ना कर दें। जी हां, लेकिन बड़ी बात यह है कि कलेक्टर जब हाथ में झाड़ू लेकर निकलता है तो उसका मतलब यह है कि इस जिले में प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वहां के अधिकारी, अफसर, वहां के नेता, तमाम लोग गैर जिम्मेदार हैं। जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर में कलेक्टर को ही हाथ में झाड़ू लेकर निकलना पड़ा। लेकिन यह हर जिले की कहानी नहीं है। कहीं कहीं कि जो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, अधिकारी हैं, जो वह संवेदनशील हैं मानवीय तौर पर और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का जिम्मेदारी निभाते हैं, जिसमें से टीना डाभी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी की। जी हां, फतेहपुर सीकरी में 2 दिन पहले 3 दर्दनाक मौतें हुई हैं और तीनों इस तरह से मरे जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। जी हां, वह शिविर लाइन के अंदर सफाई करने के लिए कूदते हैं और उसके बाद में जहरीले गैस से उनका दम घुटने से मौत हो जाती है। अब देखें कि जहां भारत लगातार अपने आप को कहता है कि हम वैज्ञानिक तौर पर, हम साइंटिफिक तौर पर बहुत तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, लेकिन हर दिन तो नहीं, लेकिन हफ्ता में 1-2 घटनाएं ऐसी पूरे भारत में हमको देखने को मिलती है कि शिविर में सफाई कर्मचारियों की मौत हो रही है। शिविर में जो जहरीली गैस होती है उसके आगोश में आकर ये अपनी जिंदगी और मौत से खेलते हैं। ये भी कुछ हद तक उसमें इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि इनको कई बार कहा गया है कि आप आखिर ये काम क्यों करते हैं। लेकिन जब उनके परिवार से और उनसे उनकी गाथा सुनी जाती है तो कहते हैं कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए और जिस जाति में हम लोग पैदा हुए हैं उस जाति के लोगों को बाहर कोई ढंग का काम नहीं देता। ये भारत की सच्चाई है। ये भारत की सच्चाई है कि जाति नहीं है। आप देखें कि ये 99% जो शिविर में कूदते हैं, सफाई करते हैं, गटर साफ करते हैं, ये एक ही जमात के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं और ये हैं वाल्मीकि, जिसे मेहतर, भंगी, आप कोई भी नाम दे दीजिए, चूड़ा, पंजाब में चूड़ा कहा जाता है। इन लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। सरकार है जो कि सरकार के कान में किसी तरह की जू नहीं रेंगती। अब देखें कि जो नेता हैं बड़े बड़े भाषण चुनाव में देते हैं, लेकिन इनके लिए, इनके रखरखाव के लिए, इनकी सुविधा के लिए, इनकी जो तमाम समस्या हैं उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता। हकीकत तो यह है कि इनको मानव नहीं समझा जाता, इन्हें सिर्फ एक लाश का लौथड़ा समझा जाता है। इस समय जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इस आप खुद को एहसास हो गया होगा कि ये आदमी नहीं हो कि सिर्फ एक लाश का लौथड़ा है। जिस तरह से इनको शिविर गटर से निकाला गया, बाद में इनके परिवार वाले रोते हैं, चीखते हैं और अपने लिए मदद मांगते हैं। आखिर में सरकार उनको एक आर्थिक मदद देती है। अब सोचें कि ये अगर दलित ना होकर, और दलितों में भी एक ऐसा समुदाय जो बहुत ही दीनहीन है और एक ही पेशे में लगभग उनका परिवार लगा रहता है, अगर ये दलित ना होकर सवर्ण होते या सामंती जाति होते या कोई किसान जाति होते तो क्या इनकी मौतें इस तरह हो जाती और सरकारें इस तरह से खामोश हो जाती? नहीं होती। और उनके नेता क्या इस तरह से खामोश हो जाते?
आप विधानसभा में, लोकसभा में सरकार को घेर लेते, सिस्टम को घेरते, आप जवाब मांगते कि आखिर हमारे लोगों की मौत क्यों हो रही है। लेकिन आपको मालूम है कि यह दीनहीन है, गरीब है, गुर्बत है और जाति के नाम पर इन पर लगातार हजारों सालों से छुआछूत भेदभाव होता है और अभी भी उनको वह काम करवाया जाता है जो मानव दूसरे मानव का मल ढो रहा है। इससे गिरा हुआ काम क्या हो सकता है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम जो पत्रकार, बुद्धिजीवी इस पर लिखते और पढ़ते रहते हैं और आवाज भी बुलंद करते हैं, लेकिन सरकार के अंदर भी जातीय मानसिकता का जहर बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। बिजवाड़ विल्सन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जैसे कि बनारस में 5 वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों के पैर धोए और उसके बाद में इस तरह से प्रचारित करा कि मैंने गंगा नहा ली है और मैंने वाकई देवताओं के पैर धोए हैं। लेकिन पैर धोने के बाद में क्या वाकई समाज के पैर धो पाए? क्या समाज का उत्थान हो पाया? जो सफाई कर रहा है, जो गटर नाली, गंदगी, अस्पताल, कोरोना का टाइम में जहां लोग एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा था, दोस्त मित्र आपस में बात नहीं कर रहे थे, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछ रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर फोन पे भले ही पूछ रहे हो, लेकिन सफाई कर्मचारी ही थे जो अस्पतालों में लाशों को उठा रहे थे, सफाई कर्मचारी थे जो मेडिकल वेस्टेज जो होता है उनको उठा रहे थे। क्या उन्हें जिंदगी और मौत का डर नहीं था? क्या वह अपने बच्चों का पीछे लालन पालन करके उनको कोई खतरा नहीं था? नहीं, खतरा था। लेकिन 2 जून की रोटी, पेट, बेरोजगारी और जो जाति की जो दंश है, पीड़ा है, उसकी वजह से यह समुदाय अभी भी उसी परंपरागत कार्य को करने में लगा हुआ है। सवाल पैदा होता है कि यह आखिर क्यों करता है। जिस तरह से गै और जो दलित जातियां हैं उन्होंने अपना परंपरागत और जो गंदा काम था, जिसमें मल था, मूत्र था या कुछ जानवरों की खाल थी, उससे बना हुआ जूता, तमाम जो चीजें बनती थी जिसमें गंदगी बदबू आती थी, उन्होंने काम को छोड़ा और आखिर वो दूसरे काम में आए और जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आए तो उनके बच्चे पढ़े लिखे और सिस्टम से सीधे अधिकार मांगने के लिए उनके अंदर भी एक ताकत आई। लेकिन यह समुदाय आज भी अपने आप को शहर में तो रहता है, लेकिन अपने को स्वाभिमानी, गर्व और जैसे कहते हैं डिग्निटी के लिए वो अभी भी प्रयास नहीं कर रहा। आखिर अगर वो प्रयास करता तो उनके लोग इस तरह से गटर में गिरकर उनकी मौतें नहीं होती, आज उनके बच्चे अपने पिता के लिए नहीं रो रहे होते, उनकी पत्नी अपने पति के लिए इस तरह से रो नहीं होती। सवाल यही पैदा होता है कि सरकार सिर्फ 31 लाख रुपए इन मृतकों के परिवारों को देकर क्या देना चाहती है और कहा जा रहा है कि इनको कुछ सरकारी नौकरियां या संविदा पर या कुछ और भी मदद की जाएगी। लेकिन एक तरफ मैं सीधा सवाल कर रहा हूं सिस्टम से, सरकार से, भजनलाल सरकार से, खासतौर पर भजनलाल शर्मा के सरकार से, राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अगर यह किसी दलित ना होकर किसी ब्राह्मण होता, मैं सीधा नाम ले रहा हूं, या कोई और दूसरा सवर्ण कम्युनिटी का होता तो क्या आप सब 31 लाख देते? हम मानते हैं कि मैनुअल स्केचिंग के जिसमें के दौरान किसी की मौत होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्धारण किया कि उन्हें 30 लाख से ज्यादा एक आर्थिक मुआवजा मिले। लेकिन वहीं अगर ये मौत किसी गैर दलित की होती, सवर्ण की होती या सामान्य जाति या किसान जाति के लोगों की होती तो क्या सिर्फ आप 31 लाख देते? आप उन्हें 1 करोड़ रुपए देते, सरकारी नौकरी देते और उस तरह से मीडिया में प्रचारित करते हैं कि हां हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आपको पता है कि यह समुदाय आखिर जाए तो जाए कहां, और यह सिर्फ आपका वोट बैंक है और यह आपसे कभी भी हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन जो इनके लिए लड़ाई लड़ता है, आप देखिए बहन मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो या जो दलित पत्रकार, लेखक, चिंतक, विचारक, तमाम वो लोग हैं जो आज भी सफाई कर्मचारी, मेहतर, भंगी और जो वाल्मीकि समुदाय है, चूड़ा है, इनके लिए आज भी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उनका वह लोग भी सम्मान नहीं करते और जब यह आरक्षण में उपवर्गीकरण की लड़ाई सामने आती है तो उसमें वह गैर वाल्मीकि समुदाय से उनका ताना बाना, उनके जो ताने खिंच जाती हैं। अब सवाल यह है कि जब आपकी मौतें हो रही थी, ये लगातार आपकी मौतें हो रही हैं, कितने सवर्ण हैं जो आपको आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आर्थिक मुआवजे के लिए, आपकी जो अस्मिता है, आपका गौरव है, आपकी इज्जत है, डिग्निटी है, उसके लिए कितने लोग आपके सरकार से अधिकार मांगने के लिए आपके साथ आए? नहीं आएंगे। वो सिर्फ आपको वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि बनाकर, हिंदू बनाकर वो एक फौज खड़ा कर देना चाहते हैं, आडंबर और पाखंड की। मैं फिर कहूंगा
कि जो आपकी लड़ाई लड़ता है उन्हें आप अपना नेता माने, आप परखें। आप 70-75 सालों में भी आपने परखा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई एक जाति, दलित समुदाय की सिर्फ एक जाति के नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दलितों के लिए ही काम नहीं कर रहा, मेरा जो काम है, मेरा जो लेखनी है और जो मैंने जितने भी काम किए हैं वो संपूर्ण समुदाय के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये तमाम जो भी हैं जाति सबके लिए है, लेकिन उन्हें एक जाति विशेष का बना दिया गया। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा खत्म होनी चाहिए, प्रथा ये जो काम खत्म होना चाहिए, निर्देश दिया। फिर 2023 में फिर एक आदेश आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के साथ साथ जो नगर निकाय हैं, छोटे नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, वहां पर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि वहां जो ठेकेदार हैं या अफसर हैं या जो पार्षद हैं या जो सभापति हैं या मेयर हैं, वो गंदगी के नाम पर जो करोड़ों रुपए का जो बजट है वो डकार जाते हैं। और जो इक्विपमेंट से लाने होते हैं, इक्विपमेंट जिसे कहते हैं उपकरण सफाई करने के, जिसमें कि सफाई जेट है, शिविर की मशीन द्वारा सफाई हो, या जो सफाई कर्मचारी जो गटर में कूदे सफाई करने के लिए, उनके पास तमाम उपकरण होने चाहिए, उनके सर पे हैट होना चाहिए, उनके पास मोजे हो, उनके पास हेलमेट में लाइट हो, मास्क हो, गैस मास्क हो, और उनके पास ग्लव्स हो, टूल पाउच हो और सेफ्टी बूट हो, तमाम ये सारी चीजें होने चाहिए। लेकिन कागजों में तो हैं, उन पर खरीदारी भी की गई है, लेकिन उन सफाई कर्मचारियों को वह नहीं देते। सवाल यह है, क्योंकि अगर आप दे देंगे तो आप भ्रष्टाचार किसके नाम पर करेंगे? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसको लेकर सरकारें क्यों खामोश रहते हैं, क्यों नेता खामोश रहते हैं, और खासतौर पे जो वाकई संवेदनशील समाज है, संवेदनशील लोग हैं, वो खामोश क्यों रहते हैं? आखिर क्यों नहीं बड़े स्तर पर इस पे लड़ाई होती? आखिर ऐसे ही लगातार क्यों लोगों की मौत होती रहेगी? पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली में भी इस तरह से लोग सफाई कर्मचारियों की मौत होती है। आम आदमी पार्टी अपने आप को जिस तरह से कहते हैं कि हम दिल्ली को बदल रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हम दिल्ली बना रहे हैं, लेकिन तीनों एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद दिल्ली का क्या हाल है सफाई के नाम मामले में, आप सभी जानते हैं। उसके आकाश आनंद ने सीधा सवाल किया, सीधा हमला किया, आखिर आपके दिल्ली में ये कैसे मौत हो रही है, जबकि तीनों एमसीडी पर आपकी सरकार है, आपका बोर्ड है। सवाल यही है कि आप लोगों की मंशा नहीं है और आप सिर्फ झाड़ू के नाम पर। वही सफाई अभियान आंदोलन के संयोजक बिजवाड़ विल्सन कहते हैं कि 2022 से 23 यानी कि एक साल का अगर आंकड़ा देखें तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और सरकार पिछले 5 साल का आंकड़ा बताती है कि 308 लोगों की मौत हुई है। ये पूरी तरह से गलत है, ये तथ्यहीन है, और सरकार अपने आंकड़े सही नहीं बता रही, जिससे कि लोगों को मुआवजा देना पड़े और एक बड़ा आंदोलन और लोगों के बीच में एक विचार सभा पैदा हो कि आखिर इतनी मौतें। वह पिछले साल 2023 में सिविल सफाई के दौरान पिछले 5 सालों में 308 मौतें सरकार ने बताई और बिजवाड़ विल्सन ने इसको पूरी तरह से खंडन किया है। वह राज्यसभा में सिविल सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत के संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय से सवाल जवाब किया गया, तो उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जहां 5 अप्रैल 2023 को जिसका लिखित जवाब दिया, और जवाब के अनुसार पिछले 5 सालों में शिविर साफ करते हुए 308 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, यानी कि हर सप्ताह एक सफाई कर्मचारी की मौत। सबसे ज्यादा 52 मौतें तमिलनाडु में हुई, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां शिविर साफ करते हुए 46 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, और तीसरे नंबर पर हरियाणा है जहां 40 सफाई। हाथ से मैला साफ करने प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 का आखिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह आदेश पारित किया कि सफाई कर्मचारियों और हाथ से मैला साफ करने के संबंध में हर सवाल के जवाब में सरकार कहती है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा खत्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में लिखित जवाब में कहती है कि हाथ से मैला साफ करने वालों की पहचान के लिए देश में 2013 और 18 में 2 सर्वे किए गए, और जिनके अनुसार भारत में 58,098 एलिजिबल यानी मात्र हाथ से मैला साफ करने वाले हैं। और हालांकि
कायदे से यह भी बताना चाहिए कि इस एलिजिबल शब्द से सरकार का क्या अर्थ है। हाथ से मैला साफ करने वालों की योग्यता और पात्रता का पैमाना क्या है। जब सरकार राज्यसभा में लिखित जवाब दे रही है कि देश में 58,098 व्यक्ति आज भी हाथ से मैला साफ करने को विवश हैं, तो दूसरी तरफ ये क्यों कह रही है कि देश में हाथ से मैला साफ करने की प्रथा खत्म हो चुकी है। सरकार बताए कि हाथ से मैला साफ करने प्रतिषेध पुनर्वास अधिनियम 2013 का क्या हुआ, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो आपके सामने साफ जाहिर है कि सरकार से लगातार जवाब मांगा जाता है। सरकार अपने आंकड़े बताती है, लेकिन सरकार अपने ही आंकड़े और अपने तथ्यों पर खुद फंस जाती है जब इस तरह की मौतें। तो आखिर हमने आपके सामने आंकड़े बताए और सरकार क्यों आखिर खामोश है। सरकारी सिस्टम इतना लापरवाह बेपरवाह क्यों है? वजह, जिस समुदाय के लोग सफाई कर रहे हैं उनसे उनके प्रति सरकार में सिस्टम और भारत की जाति व्यवस्था उनको इंसान नहीं समझती, उन्हें सिर्फ सफाई कर्मचारी समझती है। वो चाहती है कि वे अगर लिख पड़ गए या उनका उत्थान हो गया तो उनका मल मूत्र गंदगी आखिर कौन साफ करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा, इस भारत की सच्चाई भी बता रहा हूं। सवाल यही है कि अगर ये समाज खुद अपने आप को उत्थान नहीं करेगा, खुद अपने आप को गौरव की बात नहीं करेगा या अपनी इज्जत खुद नहीं करेगा, तो उनका कोई भी भला नहीं कर सकता। आपने आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए जिस तरह से अपने सुप्रीम कोर्ट को फूल के गुलदस्ते भेंट किए और आपके जो समुदाय लड़ रहा है आज भी उससे आप दुश्मनी मोल लेते हैं, क्योंकि आपको लगा कि शायद आरक्षण में उपवर्गीकरण से हमारे समाज का उत्थान हो जाएगा। लेकिन यही सवाल है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण से आपका उत्थान नहीं हो रहा। आपको दलितों में इस तरह से बांटा जा रहा है और आपके टुकड़े किए जा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा रहा है, जिससे कि आप और बिल्कुल अलग हो जाएं। सवाल यही है कि आपके समाज को शिक्षित होना होगा जब आपको इन समाज से, इन सरकारों से, सिस्टम से और इन नेताओं से आप आंख में आंख डालकर लड़ाई लड़ पाएंगे कि आखिर हमारे समुदाय में इतनी ज्यादा हमारे सफाई कर्मचारी जो एक ही समुदाय के लगभग, उनकी मौतें आखिर क्यों हो रही हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें कि आखिर और इसमें बेहतर किस तरह से वीडियो बनाएं, और आपकी राय, आपके कमेंट्स हमें लगातार मिलते रहते हैं। और वीडियो को आप शेयर करें, डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्थिक मदद करते हैं तो आप हमारे चैनल को और ज्यादा सशक्त कर रहे हैं आर्थिक तौर पर। दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय सभी।